प्यारे बच्चों नमस्कार। भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक भौतिकी के प्रथम अध्याय मात्रक एवं मापन के शीर्षक मापन की पद्धतियाँ एवं सार्थक अंकों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक राशियाँ एवं उनके प्रकार, भौतिक राशियों का मापन, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ एवं सार्थक अंक। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे भौतिक राशियाँ क्या हैं। तो वे सभी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, वे सभी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। आइए बच्चों, हम लोग भौतिक राशियों को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, ये मेरे पास घड़ी है, क्या ये भौतिक राशि है? सही समझा आपने, ये घड़ी भौतिक राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम घड़ी का मापन नहीं करते हैं। हम मापन करते हैं तो घड़ी से समय का, इसलिए समय भौतिक राशि होगी। इसी तरह से बच्चों, मेरे पास ये कलम है, क्या ये कलम भौतिक राशि है? बिल्कुल सही सोचा आपने, ये खुद कलम भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि हम लोग कलम का मापन नहीं करते हैं। हम करते हैं तो कलम की लंबाई का मापन करते हैं, कलम के द्रव्यमान का मापन करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि लंबाई, द्रव्यमान एवं समय ये भौतिक राशियां हैं। प्यारे बच्चों, भौतिक राशियों के अन्य उदाहरण हैं चाल, वेग, संवेग, बल, आवेग, विद्युत धारा, विद्युत विभव। अब बच्चों, हम लोग भौतिक राशियों को आपस में मतलब परस्पर निर्भरता के आधार पर विभाजित करने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचिए बच्चों कि परस्पर निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? सही सोचा आपने, यहाँ पर केवल दो संभावनाएं हैं। या तो भौतिक राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी। अगर निर्भर करेगी तो एक प्रकार, नहीं करेगी तो दूसरा प्रकार। इस तरह से भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होंगी, एक मूल भौतिक राशियाँ और दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो आइए बच्चों, अब हम लोग मूल भौतिक राशियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मूल भौतिक राशियाँ क्या हैं? मूल भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। तात्पर्य यह है कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मूल भौतिक राशियाँ वास्तव में क्या हैं। मेरे पास ये कलम है। आप प्यारे बच्चों ये सोचो कि इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है लगभग, जो हमने सोचा। इसका द्रव्यमान 20 ग्राम है। 2 घंटे बाद इसकी लंबाई क्या होगी? 2 घंटे बाद इसका द्रव्यमान क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा हमने, न लंबाई बदलेगी न द्रव्यमान बदलेगा। इसका मतलब लंबाई और द्रव्यमान समय पर निर्भर नहीं करते हैं। इस तरह से लंबाई और द्रव्यमान मूल भौतिक राशियाँ हैं। इसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि समय भी किसी पर निर्भर नहीं करता। इस तरह से यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय तीन मूल राशियाँ ली जाती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। आइए समझते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या हैं। ये वे भौतिक राशियाँ हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। आइए बच्चों, व्युत्पन्न राशियों को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्या आपको चाल का सूत्र पता है? सही सोचा आपने, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी तो लंबाई है, तो चाल को क्या हम लोग बोलेंगे बच्चों? लंबाई बटे समय। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि चाल किस पर निर्भर करती है? एक तो लंबाई पर, जो कि मूल राशि है, और दूसरे समय पर, ये भी मूल राशि है। इस तरह से चाल जो भौतिक राशि है, मूल राशि और लंबाई एवं समय पर निर्भर करती है। इस तरह से हमने देखा
कि चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि हुई। प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अन्य उदाहरण हैं वेग, संवेग, बल, आवेग व लघु। तात्पर्य ये है कि यांत्रिकी में 3 मूल राशियों को छोड़ करके, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय को छोड़ करके जितनी भी राशियां हैं सबकी सब व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग भौतिक राशियों के मापन को समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में भौतिक राशियों का मापन क्या है? जैसे हम चर्चा कर रहे थे, इस कलम की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो हमने किया क्या? हमने लंबाई को अंकों में व्यक्त किया, 15 सेंटीमीटर। तो एक तो हमने अंक लिया ही लिया, उसके साथ हमने सेंटीमीटर भी लिया। तो सेंटीमीटर क्या था बच्चों? मात्रक था। तो असल में मात्रक क्या है उसको भी समझते हैं। किसी भौतिक राशि का अगर मापन करना है, उस राशि के सुपरिभाषित, नियत और निश्चित मान को हम लोग मानक मान लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उसका मात्रक। अब वास्तव में करते क्या हैं मापन में? उस राशि के दिए गए मान को मात्रक से तुलना ही तो करते हैं। अभी हमने चर्चा किया बच्चों की कलम की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों का उल्लेख करना जरूरी था। एक तो आंकिक मान 15, तो एक हमें चाहिए आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू n, और दूसरा हमको क्या चाहिए बच्चों? सेंटीमीटर, जो कि मात्रक है। हमें चाहिए मात्रक, यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे u से। इस तरह से हम लोग प्रदर्शित करेंगे भौतिक राशि को। भौतिक राशि बराबर nu। जैसे ये लंबाई बराबर क्या हो गया? जैसे लंबाई बराबर हो गया आंकिक मान n और मात्रक u। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मात्रकों की पद्धतियों को समझने का प्रयास करते हैं। मात्रकों की 3 प्रचलित पद्धतियां थी। पहली है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, CGS सिस्टम। इसको हम लोग वैज्ञानिक पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। दूसरी पद्धति है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसको हम लोग FPH सिस्टम कहते हैं। इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तीसरी पद्धति है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, MKS सिस्टम। इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग मात्रकों के मापन के लिए आधुनिक पद्धति की चर्चा करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जैसा कि बच्चे आप देख पा रहे हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं, और इनके संगत 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई एक मूल राशि है, इसका मूल मात्रक है मीटर, और प्रतीक चिन्ह क्या है? स्मॉल m। दूसरी राशि है द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम, प्रतीक क्या है? kg, स्मॉल kg। तीसरी राशि है समय, इसका मूल मात्रक है सेकंड, प्रतीक चिन्ह क्या है? स्मॉल s। चौथी मूल राशि है विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या है? एम्पियर, प्रतीक क्या है? कैपिटल ए। अगली भौतिक राशि, 5वीं भौतिक राशि क्या है? ऊष्मागतिक ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका मूल मात्रक क्या है? केल्विन, प्रतीक क्या है बच्चों? के। छठी भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मूल मात्रक है कैंडेला, प्रतीक चिन्ह है CD, स्मॉल CD। अंतिम 7वीं मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, इसका मूल मात्रक है मोल, प्रतीक चिन्ह है MOL। तो प्यारे बच्चों, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में
अब हम लोग पूरक मात्रक समझते हैं। इस पद्धति में जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कितने पूरक मात्रक हैं? 2, और 2 पूरक राशियां हैं। पहली पूरक राशि कौन सी बच्चों? समतली कोण, प्लेन एंगल। और इसके संगत पूरक मात्रक क्या है बच्चों? रेडियन, RAD। दूसरी पूरक भौतिक राशि है घनकोण, सॉलिड एंगल। इसके संगत पूरक मात्रक हैं स्टेरेडियन, SR। तो प्यारे बच्चों, मात्रकों की पद्धतियों को समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे सार्थक अंक। तो बच्चों आइए हम लोग सार्थक अंकों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोग पेंसिल की लंबाई को मापते हैं। मेरे पास एक पेंसिल है और एक स्केल है। इसे हम पेंसिल की लंबाई को मापेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये 17.8 और 17.9 के बीच आ रही है। तो मेरी जो पेंसिल है उसकी लंबाई जो है 17.8 सेंटीमीटर और 17.9 सेंटीमीटर के बीच आ रही है, अब बच्चों, अब लंबाई का ये जो मापन है, इसमें अगर हम किसी प्रेक्षक से पूछें तो कोई प्रेक्षक बोल सकता है कि लंबाई कितनी है? 17.82 सेंटीमीटर। तो कोई दूसरा प्रेक्षक बोल सकता है कि लंबाई है 17.83 सेंटीमीटर। तो इस तरह से लंबाई के मापन में 3 अंक जो हैं 178 ये तो निश्चित है, लेकिन जो चौथा अंक है वो निश्चित नहीं है। कोई प्रेक्षक बोल रहा है 2 है, कोई कह रहा है 3 है। तो इसका मतलब लंबाई का जो मापन है, निश्चित अंक तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद एक अंक होगा, वो अनिश्चित अंक होगा। तो इस तरह से सम्मिलित रूप से हम लोग निश्चित अंकों और अनिश्चित अंकों को मिला करके जो भी संख्याएं हैं, उन सब को हम लोग सार्थक अंकों की गिनती में लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सार्थक अंकों की परिभाषा क्या निकली? हमने ये देखा कि किसी भौतिक राशि के मापन में सम्मिलित रूप से विश्वसनीय अंक एवं प्रथम अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे प्रथम नियम। अब ये प्रथम नियम क्या है? पहले नियम समझ लेते हैं, फिर हम इनको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक क्या है बच्चों? शून्य अंक को छोड़कर, मतलब 0 को छोड़ करके 1 से लेके 9 तक जितने भी अंक हैं वो सभी के सभी क्या लिए जाते हैं? सार्थक अंक। जैसे बच्चों, मेरे पास एक माप है 4.61। इसमें हमसे पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने हैं, तो मेरा क्या जवाब होगा? पहला नियम क्या बोलता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें कितने अशून्य अंक हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 अशून्य अंक हैं, एक 4, 6 और 1। तो इस प्रकार 4.61 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। इसी तरह से 89.73 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी ली जाएगी बच्चों? तो हम देख रहे हैं कि कितने अशून्य अंक हैं? 4, एक तो 8 हैं, दूसरा 9 हैं, 7 हैं, 3 हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 89.73 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 4। आइए बच्चों, अब हम लोग
सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के द्वितीय नियम को समझते हैं, दूसरे नियम को समझते हैं। तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं बच्चों कि सभी अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। हमारे पास दो अशून्य अंक हैं, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। इनके भी जितने भी जीरो आएंगे वो सब के सब सार्थक अंकों की गिनती में लिए जाएंगे। बच्चों मेरे पास एक संख्या है 2023, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो सार्थक अंक होंगे, एक तो 2 होगा, 0 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, 2023 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 4। इसी तरह से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि 20.23 में सार्थक अंक कितने हैं? 4। 202.3 में सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? 4। 10903 इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बच्चों? इसमें सार्थक अंक होंगे 5। इसकी गिनती में कौन कौन लेंगे? 1 भी गिनती में आएगा, 0 भी आएगा, 9 भी आएगा, फिर ये दूसरा 0 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने सार्थक अंक ज्ञात करने के दूसरे नियम को अच्छे से समझ लिए हैं। अब सार्थक अंक ज्ञात करने का तृतीय नियम समझते हैं। प्यारे बच्चों इसमें अगर कोई संख्या 1 से कम है, अब संख्या जब 1 से कम होगी तो उसमें दशमलव आएगा। तो दशमलव बिंदु के दाहिने और अशून्य अंक के बाईं ओर उपस्थित सभी शून्य अंक सार्थक नहीं होंगे। इनको समझते हैं बच्चों। हमने क्या समझा? दशमलव बिंदु के दाहिने, ये मेरा दशमलव बिंदु है, इसके दाहिने ये दोनों 0 और अशून्य अंक के बाएं, अशून्य अंक 5 है, इसके बाएं ये जो 0 आते हैं ये सार्थक अंकों की गिनती में नहीं लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो मेरे पास संख्या हैं 0.0053, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे। इसी तरह से हम देख सकते हैं ये दूसरी संख्या मेरे पास है 0.0473, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे, क्योंकि दशमलव बिंदु के दाहिने और अशून्य अंक के बाएं ये जो 0 आ रहा है इसको हम लोग गिनती में नहीं लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने का चतुर्थ नियम। इस नियम में हम लोग ये समझते हैं दशमलव वाली संख्या के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसको बच्चों हम लोग उदाहरण से समझते हैं। मेरे पास ये दशमलव वाली संख्या है 4.500, इसमें हमें सार्थक अंकों को बताना है। तो दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य अंक क्या है? अंतिम अशून्य अंक है 5। इसके बाद आने वाले शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो अंतिम अंक 5 के बाद आने वाले शून्य अंक यहाँ पे कितने हैं? 2। तो ये दोनों शून्य भी 0 भी सार्थक अंकों की गिनती में लिए जाएंगे। तो इस तरह से संख्या 4.500 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसी तरह से मेरे पास दूसरी संख्या है 0.049000। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बच्चों? तो ये अशून्य अंक के बाद ये जो 3 0 हैं इनकी भी गिनती सार्थक अंकों में की जाएगी, जैसा कि इस नियम में बताया गया है। तो इस प्रकार कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों? इसमें सार्थक अंक संख्या होगी 5। कौन कौन से होंगे बच्चों? एक तो 4 होगा, एक तो 9 होगा, ये 0 होगा, दूसरा 0 होगा और तीसरा 0 होगा। इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि मेरे पास एक संख्या है 0.000310। अब इसमें कितने सार्थक अंक बच्चों? तो इसमें हमारे पास सार्थक अंक हैं 4, एक तो 3, एक तो 1, और इस नियम के अनुसार ये दोनों 0 भी सार्थक अंकों की गिनती में लिए जाएंगे।
आइए बच्चों, अब हम लोग सार्थक अंक ज्ञात करने के पंचम नियम, पांचवें नियम को समझते हैं। ये नियम है दशमलव रहित संख्या में, मतलब ऐसी संख्या जिसमें दशमलव न हो, अंतिम अशून्य अंक के दाहिने स्थित सभी शून्य अंक सार्थक नहीं होते हैं। जो अंतिम अशून्य अंक होता है, जैसे इस संख्या में अशून्य अंक क्या है 5, अकेले हैं तो अंतिम ही है। तो इसके बाद इसके दाहिने सभी शून्य अंक, जैसे ये क्या है 3 जीरो हैं, ये तीनों जीरो सार्थक अंक की संख्या में नहीं लिए जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5000 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बच्चों? 1। इसी तरह से 126000 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3 होंगी। ये जो तीनों जीरो हैं इनकी गिनती सार्थक अंकों में नहीं करेंगे। तो कितनी सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी बच्चों? केवल 3, 1, 2 और 6, यही तीनों सार्थक अंकों की गिनती में आएंगे। अब बच्चों हम लोग सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के षष्ठम नियम को समझते हैं, छठे नियम को समझते हैं। ये नियम है कि दशमलव रहित संख्या में अंतिम अशून्य अंक के दाहिने स्थित सभी शून्य सार्थक होंगे यदि उनको मापन द्वारा लिया गया है। मापन द्वारा, अगर हम मापन द्वारा लेते हैं तब हम लोग उन जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। जैसे लखनऊ एवं दिल्ली के बीच की दूरी लगभग हम मान लेते हैं ये 500 किलोमीटर है, मेरे पास ये डाटा है। तो इसमें सार्थक अंक कितने लिए जाएंगे? क्योंकि ये मापन द्वारा प्राप्त किया गया है, तो इसमें सार्थक अंकों की गिनती में ये दोनों जीरो भी आएंगे। इस तरह से इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। अब हम लोग सप्तम नियम को समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी कोई संख्या हमारे पास होती है, उसमें 10 भी होता है, उसके साथ घात भी होती है। तो ये नियम ये कहता है कि किसी संख्या को 10 की घात के रूप में अगर व्यक्त किया गया है तो 10 और उसकी घात, प्यारे बच्चों ध्यान देना, 10 और उसकी घात को सार्थक अंकों की गिनती में नहीं लेते हैं। मेरे पास एक संख्या है 4.16 इंटू 10⁹। अब इसमें सार्थक अंकों के लिए क्या करेंगे? इस नियम के अनुसार हमने क्या देखा, एक तो 10 को गिनती में नहीं लेंगे, इसकी घात को भी गिनती में नहीं लेंगे। तो मेरे पास अब क्या बचा? 4.16। अब 4.16 में कितने सार्थक अंक हैं? अभी हम लोग पहला नियम समझे थे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सार्थक अंक 3 होंगे। एक तो 4 होगा, एक तो 1 होगा, एक 6 होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों मेरे पास एक दूसरी संख्या है 3.610 इंटू 10⁻⁻7। अब सार्थक अंकों की गिनती में हम क्या करेंगे बच्चों? इस 10 को नहीं लेंगे और इसकी घात को भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों? जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, एक तो 3 भी गिनती में आएगा, 6 भी गिनती में आएगा, 1 भी गिनती में आएगा और ये 0 भी गिनती में आएगा। तो 3.610 इंटू 10⁻⁻7 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 4 होगी। अब बच्चों हम लोग अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करना चाहते हैं, पूर्णांकन को समझना चाहते हैं कि अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन क्या है। मतलब सार्थक अंकों की दृष्टि से कुछ अंकों को कम करने की प्रक्रिया, मतलब छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ। अब हम प्यारे बच्चों पूर्णांकन के नियम समझते हैं। प्रथम नियम क्या है कि निश्चित अंकों के बाद हटाया जाने वाला अंक, क्योंकि हम अंक को तो हटाते हैं, वो अंक कहाँ होता है? निश्चित अंकों के बाद। अगर वो अंक 5 से छोटा है, अगर वो अंक 5 से छोटा है
तो उसके पूर्व के अंक को अपरिवर्तित रखते हैं। 5 से छोटा है तो उसके पहले के अंक को अपरिवर्तित रखते हैं, मतलब उसको हम लोग बदलते नहीं हैं, ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। किंतु यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से बड़ा है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, 5 से बड़ा है, तो पूर्व के अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। बच्चों इसको उदाहरण से समझते हैं। मेरे पास ये एक संख्या है, कितने अंकों की है बच्चों? 7 अंकों की। अब हम इससे 6 अंकों की सार्थक संख्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हटाया जाने वाला अंक है, जो आखिरी अंक है, वो क्या है? तो यहाँ पर हटाया जाने वाला अंक क्या है प्यारे बच्चों? 2। अब ये जो 2 हैं, मुझे ये देखना है कि 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है। तो आपको पता ही है 2 क्या है? 5 से छोटा है। तो इस नियम के अनुसार अंक जो है 5 से छोटा है, तो पूर्व के अंक को, मतलब पहले के अंक को, इसके पहले का अंक क्या है? 5, ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। जब ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, इस 2 को हटा देंगे, तो मेरे पास संख्या क्या बचेगी बच्चों? सार्थक संख्या क्या बचेगी? 62.4035। आइए बच्चों, अब हम दूसरी संख्या का पूर्णांकन करते हैं। इसे हम लोग 3 अंकों की सार्थक संख्या समझते हैं। तो छोड़ना किसको पड़ेगा? ये संख्या 4 अंकों की है, आखिरी अंक क्या है? 3, इसको हमें छोड़ना है। अब ये जो 3 है, हमें ये देखना है कि 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं, आप तो जानते ही हैं कि 3 क्या है? 5 से छोटा है। जब 3 5 से छोटा है, तो इसके पूर्व वाले अंक को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, 3 को हटा देंगे, तो मेरे पास संख्या क्या बचेगी बच्चों? मेरे पास बचेगी 7.44। आइए बच्चों, हम दूसरी संख्या लेते हैं। मेरे पास 7.09 एक संख्या है, इसका पूर्णांकन करना है। पूर्णांकन करके 2 अंकों की सार्थक संख्या प्राप्त करनी है। अब हमें हटाना किसको पड़ेगा बच्चों? हमें हटाना पड़ेगा 9 को। अब देखेंगे कि 9 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है। तो आप जानते ही हैं 9 क्या है? 5 से बड़ा है। तो हटाया जाने वाला अंक क्या है बच्चों? 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो इसके पूर्व के अंक में क्या करेंगे? 1 की वृद्धि करेंगे। अब इसके पहले का अंक क्या है बच्चों? 0। तो 0 में हम 1 की वृद्धि करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा 7.1। तो जो अभी सार्थक जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 7.1। इसी प्रकार मेरे पास एक संख्या है 5.446। इससे हमको 3 अंकों की सार्थक संख्या बनानी है। अब हमें छोड़ना पड़ेगा आखिरी अंक को। आखिरी अंक क्या है बच्चों? 6। अब हमें ये देखना है कि जो 6 हैं 5 से छोटा है या बड़ा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो 6 हैं आप जानते भी हैं कि 5 से बड़ा है। अब ये 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे बच्चों? हम लोग इसके पहले वाले अंक जो कि 4 हैं, इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 6 को तो हटा देंगे और 4 में 1 की वृद्धि कर देंगे, तो हमारी 3 अंकों वाली सार्थक संख्या हो जाएगी 5.45। आइए बच्चों, हम लोग दूसरा नियम समझते हैं, पूर्णांकन का दूसरा नियम। इसमें बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं कि निश्चित अंकों के बाद हटाया जाने वाला अंक 5 है। इसके पहले हमने क्या देखा था बच्चों? कि 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। इस नियम में समझना चाह रहे हैं, जो संख्या हटाएंगे वो संख्या अगर 5 है तो क्या करेंगे? तो हम ये देखेंगे कि अगर उस संख्या के पूर्व, मतलब पहले विषम संख्या है, तो उसके आने पर उसको 1 से बढ़ा देते हैं। किंतु अगर सम संख्या है, सम संख्या कौन सी होती है बच्चों? जो 2 से विभाजित हो जाती है, तो आने पर उसको क्या करते हैं हम लोग? अपरिवर्तित रखते हैं। आइए बच्चों, इसको हम लोग
उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, मेरे पास एक संख्या है 14.35। इससे बनी 3 अंकों की सार्थक संख्या हमको ज्ञात करनी है। ये संख्या है 4 अंकों की। इसका मतलब हमको अंतिम अंक 5 को हटाना होगा। अब ये अंतिम अंक 5 जो है जिसे हटाना है, इसका पहले वाला अंक क्या है हमें ये देखना होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसके पहले वाला जो अंक है वो विषम है। तो हमने नियम में क्या देखा है, अगर वो विषम है तो इसमें हम लोग 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, एक तो 5 को हटा देंगे और 3 में 1 की वृद्धि कर देंगे। तो फिर हमारे पास संख्या क्या बचेगी, 14.4। इसी तरह से प्यारे बच्चों मेरे पास एक दूसरी संख्या है 7.85। इससे बनी 2 अंकों की सार्थक संख्या हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या 3 अंकों की है, हमें करना पड़ेगा पूर्णांकन। पूर्णांकन में क्या करेंगे, क्योंकि ये संख्या 3 अंकों की है तो आखिरी अंक 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, फिर हम देखेंगे कि 5 के पहले जो संख्या आ रही है, जो पूर्ववर्ती संख्या है वो क्या है। तो ये तो 8 है, और 8 क्या है, सम है कि विषम। आप तो जानते ही बच्चों कि 8 क्या है, सम संख्या है। और ये संख्या सम है। संख्या सम आने पर हम लोग क्या करते हैं, सम आने पर हम लोग अपरिवर्तित रखते हैं। इसका मतलब कि हम लोग 5 को हटा देंगे और 8 को ज्यों करते हैं छोड़ देंगे। तो 2 अंकों की सार्थक संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 7.8 हो जाएगी। इसी तरह से मेरे पास एक संख्या है 15.445। ये संख्या है 5 अंकों की और हम लोग 4 अंकों की सार्थक संख्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट है कि हमको अंतिम अंक 5 को हटाना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि जो अंतिम अंक 5 हैं जिसे हमें हटाना है, उसके पहले वाली संख्या सम है कि विषम है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये संख्या क्या है, 4। और ये 4 क्या है, सम है कि विषम है। आप तो जानते ही हैं कि 4 क्या है, सम संख्या है। तो अब ये सम संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको ज्यों का त्यों छोड़ना पड़ेगा। मतलब हम लोग 4 को परिवर्तित नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, 5 को तो हटा ही देंगे और 4 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो मेरे पास संख्या क्या बचेगी, 15.44। एक और संख्या लेते हैं बच्चों। मेरे पास एक संख्या है 5.735। इससे बनी हम लोग 3 अंकों की सार्थक संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। ये संख्या है 4 अंकों की। अब 3 अंकों में बदलने के लिए अंतिम अंक को हमें हटाना है और अंतिम अंक क्या है बच्चों, 5। अब हम ये देखेंगे कि 5 के पहले जो पूर्ववर्ती संख्या है वो क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये संख्या क्या है, 3 है। ये सम है या विषम है। तो आप तो जानते ही है बच्चों कि 3 क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब हमें इसमें 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब उसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 5 को तो हटाएंगे ही और 3 में क्या करेंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे। तो इस तरह से मेरे पास संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, 5.74। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा भौतिक राशियों की पहचान, हमने सीखा मूल एवं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, हमने सीखा मात्रकों की पद्धतियाँ, फिर हमने सीखा सार्थक अंक। अब प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास कार्य हैं जो अपने कॉपी में आराम से लिखेंगे और इनको हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट किसी क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।